आज भारत सरकार का तीसरा बजट पेश हुआ। उस बजट में क्या क्या सुविधाएं मिली आम जनता को? चंद्रशेखर आजाद जी क्या बोले, सुने पूरी वीडियो। भाई चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा बजट पर। हम लोग पार्लियामेंट में आए हैं तो उम्मीद ये थी कि बहुत सारे कल्याण की योजनाओं पे, नौजवानों पे, किसानों पे, महिलाओं पे बात होंगी, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। सबसे बड़ी इस देश की समस्या बेरोजगारी। तो इंटर्नशिप की बात हुई है, लेकिन इंटर्नशिप के बाद क्या, रोजगार कहाँ से मिलेगा? तो एक बेरोजगारों की फौज खड़ी हो जाएगी। जैसे अग्निवीर के 5 साल के बाद अग्निवीर क्या करते हैं, उसी तरह से बेरोजगारों को और बेरोजगार करने का इंतजाम किया गया है। महिला कल्याण पे जो बातें हुई हैं सुनने में बहुत अच्छी है, लेकिन भारत में कामकाजी ज़्यादा महिलाओं की संख्या है, घरेलू महिलाओं की। तो घरेलू महिलाओं की रसोई कैसे जो है अच्छी हो और उनका घर जो उनके बजट में के दायरे में कैसा है, इसके लिए कोई जो है महंगाई पे कोई लगाम नहीं लगाई गई है। किसानों के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन किसानों के लिए जो मेन प्रायोरिटी थी उनकी, जिसके लिए वो 17 महीने आंदोलन करते रहे, 700 किसान जान गई, एमएसपी की गारंटी पे सरकार ने कुछ नहीं कहा। साथ साथ हेल्थ का बजट जो है, जो बढ़ाया जाना चाहिए था, हेल्थ का बजट नहीं बढ़ा है, एजुकेशन का बजट नहीं बढ़ा है। सवाल ये है कि जो SC ST के OBC के बच्चे हैं वो विदेश पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या प्रावधान किया सरकार ने? SC ST OBC के लिए जो कोई कल्याणकारी योजना मुझे पूरे बजट में नहीं दिखाई दी। साथ साथ आज भी विकसित भारत की बात हुई है, हेल्थ जो है वो प्राथमिकताओं में नहीं है सरकार की, क्योंकि जो सूची उन्होंने दी है नो विकसित प्राथमिकताओं की सूची, उसमें नहीं है हेल्थ। और आज भी अगर भारत में गटर में लोग जान दे रहे हैं और आज भी जो है भारत का मतदाता गटर में उतर रहा है, तो सफाई कर्मचारियों के लिए क्या किया आपने? सफाई कर्मचारियों के लिए अलग से बजट की व्यवस्था होनी चाहिए थी। और इससे समस्या से, राष्ट्रव्यापी समस्या जो गटर की है, इससे निजात दिलाने के लिए आपको जो है एक अलग से बजट की व्यवस्था करनी थी। मशीनें आप चाहें तो सब जगह लगवा सकते हैं, तो लोगों की जान सुरक्षित हो जाए, और रोजगार दे सकते हैं, तो रोजगार नहीं दिया गया। तो ऐसा लगता है कि ये बजट खोखला है, और खोखले बजट से जो उम्मीदें जनता को थी, जनता ठगी गई। अब यूपी से बिलोंग करते हैं, बिहार और आंध्र प्रदेश के बारे में बहुत सारे अनाउंसमेंट किए गए, यूपी को क्या मिला? मुझे लग रहा है सरकार अपनी सरकार बचाने के लिए जो है उन्होंने एड़ी चोटी का जोड़ लगाया है, जबकि जिन लोगों के लिए जोड़ लगाया है, मैं उन प्रदेशों के लोगों को तो धन्यवाद, उनके लिए तो मंगल कामनाएं करता हूं, लेकिन जिनके वजह से लगाया उनका भरोसा नहीं कि कब वो फिसल जाए। तो ऐसा लगता है जैसे पूरा बजट सरकार बचाने के लिए। यूपी में बताइए क्या दिया है, केरल में बताइए क्या दिया है, पंजाब में बताइए क्या दिया है, बंगाल में क्या दिया है। तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ भाजपा डर में है और वो सरकार बचाने के लिए अपनी कमजोर जो है वो सदन में महसूस हो रही है। बजट में भी उनकी कमजोरी देखी गई। को लेकर क्या कहेंगे इस पूरे विषय? देखिए, जब इस बात की गंभीरता को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता तो एक ही पहलू देखते हैं, क्योंकि हम जनता के बीच में रहते हैं तो सभी पहलू देखते हैं। जब हमने उसका विरोध करना शुरू किया था, और क्योंकि वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल था, जाति धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव संविधान उसकी इजाजत नहीं देता, तो ये संविधान की जीत हुई है। साथ साथ जो है जब इसका विरोध किया गया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत आरोप लगाए। कोई कहता है ये कावड़ विरोधी हैं, कोई कहता है धर्म विरोधी हैं, कोई जिसका जो मनाता है कहता है। लेकिन अब मैं जानना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश क्या सुप्रीम कोर्ट को भी धर्म विरोधी, कावड़ विरोधी घोषित करेंगे? क्या उनके फैसले, उनके ऑर्डर को भी जो है विपक्ष साबित करेंगे? सच ये है कि आज इस देश में नौजवान परेशान, महिलाएं सुरक्षित नहीं, छोटी छोटी बच्चों के रेप हत्याएं हो रही है, महंगाई ने कमर तोड़ दी। साथ साथ जो कर्मचारी हैं वो भी परेशान है, ना तो रिजर्वेशन प्रमोशन मिल रहा है, ना ही पुरानी पेंशन का कोई हल निकला है। तमाम तरह से 8-8 घंटे जानवरों की तरह, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे जानवरों की तरह काम लिया जा रहा है। ये सरकार काम सुविधाएं देना होता है, छीनना नहीं होता है, तड़फाना नहीं होता है। तो सरकार को बुनियादी मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। अच्छी शिक्षा कैसे आए, ग्रामीण क्षेत्रों तक स्पोर्ट कॉलेज कैसे बने। आज स्पोर्ट पर चर्चा थी, पेरिस ओलंपिक जो हमारे खिलाड़ी जा रहे हैं, मैंने उनको मंगल कामनाएं दी। साथ साथ मैंने ये भी पूछा कि जो ग्रामीण अंचल में लोग रहते हैं उन तक वो कैसे उनकी प्रतिभा का जो फायदा देश को मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर था लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। अगर मुझे मौका नहीं मिलेगा तो फिर मैं कितना अच्छा क्रिकेट खेल सकता हूं, इसको साबित कैसे करूंगा? तो इसलिए क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ना प्रतिभाओं का सम्मान है, ना अवसर है, इस वजह से बहुत सारी समस्याएं नौजवानों के ग्रामीण क्षेत्रों के सामने है। और उसमें भी जैसे इस तरह की पार्शलिटी, भेदभाव SC ST OBC के साथ, वो भी किसी छिपा हुआ नहीं। आज भी मुझे याद है जब हिमा दास को उसने मेडल जीते तो सबसे ज्यादा उसकी जाति सर्च की गई। मेरे आज भी याद है वंदना कटारिया नाम की एक बेटी जिसने नाम रोशन किया हॉकी में, जब वो गई, वो एक मैच हारी तो उसके घर जाके जो है उसको जाति से गाले देकर उसको अपमानित किया गया। और साक्षी और विनेश को हम लोग नहीं भूले कि किस तरह साक्षी और विनेश को अपने ऊपर हुए अन्याय के लिए लड़ना पड़ा। तो ये भी सबको देखना चाहिए, कहाँ
उनके लाइफ सिक्योर नहीं है खिलाड़ियों की, पूरे जीवन लगाते हैं, उसके बाद कोई नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी ये भी नहीं पता है। तो राजनीति अपनी जगह है, लेकिन खेल एक ऐसा वो है जहां सब लोग मिलकर काम कर सकते हैं, उसकी तैयारियां अच्छी हो, उनका बजट अच्छा हो। कई जगह तो स्टेडियम है तो कोच नहीं है, कोच है तो स्टेडियम नहीं है, तो कहाँ गांव ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाएं कहाँ जाएंगी। तो मैंने बहुत सारे सवाल पूछे हैं और उम्मीद है सरकार सकारात्मक जवाब देगी। कल 2024 का बजट पेश होने वाला है, क्या उम्मीद कर रहे हैं? बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन वो उम्मीदें सिर्फ उम्मीदें ना रह जाएं, इसी का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। कल जब बजट आएगा तब हम अपनी बात मजबूती से रखेंगे, क्योंकि बजट ही भारत की ताकत है। बजट से किस समाज को, किस क्षेत्र को, किस विभाग में क्या मिला और उससे क्या बदलाव होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। तो अभी देखते हैं सरकार ने SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए क्या सोचा है। कल जब बजट आएगा फिर उस पर अपनी बात रखें।